हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। एनसीएफ 2005 ऐसा कोई सेट नहीं है जिससे इस टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें दी गई हैं जो एग्जैक्ट सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एनसीएफ को बोलते क्या, एनसीएफ 2005 क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनसीएफ जो है, एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। मतलब जो पाठ हम लोग को पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को क्लास 5th से मतलब जो बच्चों को क्लासों में 1 से लेकर 12th स्टैंडर्ड या उसके आगे भी जो पढ़ाया जाता है, जो करिकुलम पढ़ाया जाता है प्राइमरी में, उसके बारे में एनसीएफ 2005 में चर्चा की गई है। तो ये जो एनसीएफ 2005 है, ये एनसीएफ 2005 इज़ 4th बाय एनसीईआरटी इन इंडिया। तो ये एनसीएफ 2005 ये चौथा संस्करण है जो संशोधित रूप है 2005 में आया था। इससे पहले फर्स्ट आया था 1975 में। पहला इसका जो पहले इसकी जो प्रस्तावना आई थी 1975 में आई थी, सेकंड 1988 में आई थी, थर्ड 2000 में आई थी और फोर्थ आई थी 2005 में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ जो है, सबसे पहला क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है, पहला एनसीएफ का निर्माण कब हुआ था? तो हुआ था 1975 में। सेकंड एनसीएफ का निर्माण कब हुआ था? एनसीएफ की जगह ये भी आपसे पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कभी कभी हिंदी को ही, इंग्लिश को ही हिंदी में कर देता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहला कब आया था। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बस क्वेश्चन पर ध्यान देना है और उसके जो लिखा है उस चीज़ पर ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो एनसीएफ, पहला एनसीएफ कब आया था? 1975 में, सेकंड एनसीएफ 1988 में, थर्ड एनसीएफ 2000 में आया था और फोर्थ एनसीएफ आया था 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में आके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीएफ का मानना है कि स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? एनसीएफ का मानना है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का यह मानना है कि ये कौन लागू करता है? एनसीईआरटी लागू करती है। कौन लागू करती है? सेंट्रल जो होती है एनसीईआरटी। जैसे सीटेट एग्ज़ाम होता है आपके सीटेट में, ये तभी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका पॉइंट है, एनसीएफ का मानना है कि स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बच्चों को सिर्फ, एक शिक्षक को बच्चों को इस तरह से प्रेरित नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ जो किताब में ज्ञान लिखा हो बस उसी पर ध्यान दें, बाहरी जो ज्ञान है उस पर ध्यान मत दें। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर, कि पाठ्य पुस्तक में जो ज्ञान है वो तो है ही है, बट बाल केंद्रित। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों को कोई टीचर्स होते, मतलब ज़्यादातर लगभग कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, उन्हें बुक से कोई चीज़ पढ़ा दी गई, बच्चे को समझ में आया नहीं। अगर बच्चे को समझ में नहीं आता, दोबारा उसी टॉपिक को उसी को रिवाइज़ कर दिया जाता है। पर बच्चे के मेंटल स्थिति के अनुसार, उसके स्टेबिलिटी के अनुसार उसको ये नहीं देखा जाता बच्चा किस तरह से समझ रहा है। तो मतलब टीचर को एक अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर बाल केंद्रित की बात की गई है कि बालक जिस तरह से समझ रहा है उस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, कि बच्चा जिस तरह से समझ रहा है उस तरह से उसको समझाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का अनुवाद एनसीएफ 2005 में किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दो क्वेश्चन बस बनते हैं। भारत में लिखित कितनी भाषाएं हैं जो कि प्रमाणित हैं? तो 22 भाषाओं को प्रमाणित भाषाएं बोली गई हैं।
किस अनुसूची के दौरान NCF 5 में किस संविधान की अनुसूची के दौरान 22 भाषाओं को अनुवाद किया गया था 2005 में? तो 8वीं अनुसूची के अनुसार। किस अनुसूची के अनुसार? 8वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, अभी आपने ऊपर देखा। किसकी अनुसूची के दौरान? 8वीं अनुसूची। NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। NCF 2005 की जो एक्टिविटी है, जो करिकुलम है, उसको जो तैयार किया था, उसमें उसमें समिति बैठी हुई थी। समिति के बैठन से काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसके जो मतलब लीडर थे, मेन हेड थे, वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ये लगभग पिछले साल भी 3 सेटों में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि NCF 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य। अब NCF 2005 जो है, जो NCERT बेस्ड NCF है, जो नवीनीकृत NCF है, उसका उद्देश्य क्या है भाई? NCF है क्या? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेम रूपरेखा है क्या चीज़? ठीक है, तो NCF 2005 का उद्देश्य जानते हैं। उद्देश्य है क्या इसका? पहला उद्देश्य है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अभी हमने बोला था पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर, उसमें बोला गया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल्य केंद्रित हो, जिससे बच्चों का किताबी ज्ञान से लेकर बाहरी ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना आवश्यक है बच्चे के लिए। ठीक है, सेकंड है पढ़ाई को रटांत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को समझने पे ज़्यादा फोकस किया जाए बल्कि रटने की अपेक्षा। पढ़ाई को जितना बच्चा कॉन्सेप्ट को समझेगा उतना अच्छा उसको मेमोराइज होगा। अगर बच्चा रटेगा तो आज नहीं तो कल निश्चित ही भूल जाएगा। इसलिए रटांत प्रणाली को नहीं, किस पे? समझने पे मतलब फोकस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्य पुस्तक अभी बताया, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो तो क्या केंद्रित हो? बाल केंद्रित हो। क्या हो? बाल केंद्रित हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतियों से जोड़ा जाए। विभिन्न प्रकार की गतियों से जोड़ा जाए मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसको प्रैक्टिकली लिया जाए। मतलब कोई चीज़ अगर हमें सिखाई जा रही है, बच्चे को अगर समझ में नहीं आती है तो उसको बाय प्रैक्टिकल। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई थ्योरी हम याद करते हैं तो हम लोग को नहीं याद होती है। अभी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग हमें क्यों इतनी जल्दी याद हो जाता है? क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं वो दिमाग में जल्दी फीडेड होता है। जो चित्र हम लोग देखते हैं वो दिमाग में मेमोराइज बहुत अच्छा होता है और काफ़ी दिन तक याद करने की उसमें क्या होती है? क्षमता होती है। इसलिए विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, मतलब प्रैक्टिकली ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, प्रैक्टिकल ज्ञान उपलब्ध कराया जाए बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान मतलब कि बच्चे जो हैं संविधान का पालन करें, कोई भी इलीगल काम ना करें, हमेशा अपने सेल्फ बिलीव या सेल्फ स्टीम पर ही कार्य करें, कोई गलत कार्य ना करें। एक पॉइंट है जो कि 2-3 सेट में एक बार मिल ही जाता है, इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। लर्निंग विदाउट बर्डन, एग्जैक्ट यही आता है। लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड है। NCF 1993 की रिपोर्ट पे बेस्ड है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये एक स्टेटमेंट है। लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की NCF रिपोर्ट के अनुसार है। अब बात करते हैं NCF 2005 5 प्रकार पर जोर देता है। NCF 2005 जो है वो 5 प्रकार पर जोर देता है। किस प्रकार पर जोर देता है इसके ऊपर बात इससे कर चुके हैं, पर फिर भी छोटा सा नज़र डाल लेते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल करने के किताब के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है। निरीक्षण विधि, मतलब ये टीचरों के लिए है कि करके बच्चों को
बच्चों को करके सिखाना चाहिए और निरीक्षण विधि उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए, मतलब निरीक्षण करना चाहिए कि बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, कक्षा में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परीक्षण विधि, अगर वो सीख गए हैं तो उनका समय समय पर परीक्षण लेना। सामूहिक विधि की ग्रुप लर्निंग कराना, मतलब कोई एक टॉपिक दे देना, उसमें उनकी देखते हैं उनकी मानसिकता को परखना, उनकी मानसिकता को समझना, उनकी थॉट प्रोसेस को समझना, ये सामूहिक विधि के अंतर्गत आ जाता है। मिश्रित विधि, जिसमें अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को लर्निंग दी जाए, अलग अलग तरीके से क्या की जाए, लर्निंग दी जाए। तो ये 5 प्रकार हैं जो NCF 2005 पर जोर देते हैं। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, ग्रुप लर्निंग और मिक्स्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ और पॉइंट बाकी हुए हैं। तो NCF 2005 में रचनावाद पर बल दिया गया। अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले रचनावाद, इससे तो समझ ही आ रहा होगा, रचनावाद मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि पाठ्य पुस्तक सिर्फ रटांत प्रणाली पर फोकस नहीं किया गया है। सिर्फ क्या है कि पढ़ने के बाद भी बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान होना संभव हो जाए, कुछ इस प्रकार के ज्ञान को रचनावाद के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। NCF 2005 में रचनावाद पर बल दिया गया है। सेकंड पॉइंट है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। मतलब सुविधादाता का अर्थ क्या है यहाँ पर? सुविधादाता का अर्थ क्या है कि टीचर एक हेल्पिंग नेचर, जाहिर सी बात है कि शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना गया है कि जब हम पथ से भ्रमित हो जाते हैं, जब जो हम शिक्षक है वो हमको हमारे पथ पर लाता है, इसीलिए पथ प्रदर्शक बोलते हैं, या दूसरे अर्थ में इसको सुविधादाता बोलते हैं। कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी हम लोग को होती है तो सीधे टीचर्स के पास जाते हैं और वो हमें सुविधादाता के रूप में हमारी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, यही इस पॉइंट का मतलब है कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। और NCF 2005 के अनुसार सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए। कि मतलब कि अगर बच्चा, आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि ये NCF 2005 को इसलिए काफ़ी संशोधित किया गया था, 2000 में आया था। उसमें यह देखा गया था कि जो बच्चे हैं वो, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको सिर्फ हिंदी ही आती है, इंग्लिश वो बोल भी नहीं पाता है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, उसके अंदर हिंदी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं, वो हिंदी ज़्यादातर नहीं समझ पाता है। तो यही चीज़ है, इसी को देखते हुए कुछ संशोधन किए गए थे NCF 2005 के अनुसार, जिसमें बहुभाषावाद का होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो उसको हिंदी अवश्य ही आनी चाहिए, हिंदी अवश्य, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उसको आनी ही चाहिए। तो यही फ्रेमवर्क आज भी कई स्कूलों में, कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में कमज़ोर होते हैं। तो धीरे धीरे इस पर बल दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, और ये क्या होगा, इसीलिए बहुभाषावाद को NCF ने क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है। इसको 1 नहीं 2-3 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यही था आज की वीडियो में। अगर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।